डेजा वू नाम की एक चीज होती है। इसमें दरअसल आपको ऐसा भान होता है कि जो चीजें आपके सामने घट रही हैं या घटित हो रही हैं, वो पहले भी घट चुकी होती हैं। और ये एक फ्रेंच मुहावरा है, फ्रेंच शब्द है। उसका अर्थ ऐसा ही होता है। कल से बिहार में ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज का दौर वापस आ गया है। एक नेताजी थे, दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हो गई मोकामा काल क्षेत्र में। ये वही कुख्यात इलाका है जहां का माफिया अनंत सिंह इस बार जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। उसका बगलगीर माफिया सूरजभान खुद नहीं चुनाव लड़ सकता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को लड़ा रहा है। मुन्ना शुक्ला जैसा कुख्यात चार्ज शीटेड हिस्ट्री शीटर अपनी बेटी को लड़वा रहा है, और वह बेटी आंसू बहा रही है, कह रही है कि हमारे पिता तो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। दुलार चंद यादव की हत्या के 5-6 बयान आ चुके हैं। कोई कह रहा है पहले हत्या की गई फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। चश्मदीदों के बयान भी बदल से रहे हैं। बिहार पुलिस एज यूजुअल अपना काम कर रही है, समझ रहे हैं ना आप। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। सच पूछिए तो 1965 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। बिहार में पहली जो चुनावी हिंसा कहते हैं वो कांग्रेस विधायक शक्ति कुमार की मानी जाती है, जिनको गया जी में मार डाला गया था। और इसे ही बिहार की पहली राजनीतिक हत्या कहते हैं। हालांकि उसके बाद 1972 में मंजूर हसन जो सीपीआई के विधायक थे, उनको घर में घुसकर मारा गया। 1978 में फिर से सीपीआई नेता सीताराम मीर को मारा गया। सीताराम मीर, सीपीआई। और मैंने जो भी 3 नाम लिए उसमें से एक कांग्रेस के थे, 2 सीपीआई के थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ था इस आधार पर, क्योंकि एक धड़ा कहता था कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, और दूसरा धड़ा कहता था कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हम बिहार और भारत के सर्वहारा वर्ग से ही क्रांति कर लेंगे। और इसके बाद बंटवारा हुआ था। आज भारतवर्ष का मजा देखिए कि दोनों ही दल चुनाव मैदान में है। वो दल भी चुनाव मैदान में है जिनका चेयरमैन चाइना का चेयरमैन है, जिन्होंने जब चीनी आक्रमण के समय कहा था कि चाइनीज आर्मी इज कमिंग टू लिबरेट अस, हमें आजादी दिलाने आ रही है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उन्होंने इसमें इंडियन मुस्लिम लीग डाल दिया है। उसके बाद वो तमाम लोग भी इसी देश में हैं, पल बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, जिन्होंने इस देश के 2 टुकड़े किए थे। लेकिन फिलहाल बात बिहार की हत्या पर। आनंद जी, मैंने थोड़ा इतिहास बताया, थोड़ी सी चीजें चर्चा की, लेकिन ये दुलार चंद यादव की हत्या जिस तरह दिन दहाड़े की गई, अभी इतनी सुरक्षा हम लोग देख रहे हैं। पटना में हम लोग निकलते हैं, दरभंगा से मैं आया हूँ, मुजफ्फरपुर घूमता हुआ आया हूँ, सीतामढ़ी गया था, तमाम जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके बावजूद इस तरह की चीजें आपको भी जी डेजा वू रहा है? जी, डेजा वू मुझे एक साथ कई फिल्में और कई उपन्यास याद आ गए। कई फिल्में और कई उपन्यास इसलिए क्योंकि हिंदी में तो इस तरह की फिल्में नहीं बनती है, लेकिन अंग्रेजी में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें एक ही दिन किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रिपीट हो रहा हो। एक जैसे फिल्म है ग्राउंड हॉग डे। अब इस फिल्म में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, सेल्समैन होता है, अलग अलग शहरों में जाकर के कुछ अपना सामान जो है वो बेचना चाहता है, बेचने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही एक होटल में वो जाकर के रुकता है और अगली सुबह वो देखता है कि कल दिन की जो सारी घटनाएं थी वही सारी हो रही हैं उसके साथ। उसे एक लगता है एक बार कि भाई नहीं है, ऐसी गलतफहमी हो गई हो, डेजा वू जो होता है ये कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसा सब कुछ होते हुए हम पहले भी देख चुके हैं। जब 2-3 दिन तक ये होता रहता है ना तो उसके समझ में आता है कि सचमुच उसका जीवन जो है ना वो बिल्कुल रिपीट मोड पे चला गया है और एक ही दिन उसके जीवन में बार बार रिपीट हो रहा है जो दिन वो जी चुका है। तो बिहारियों को ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि 1970 का जो दौर था ना, 1970 के दौर में मन्नू भंडारी नाम की एक प्रख्यात उपन्यासकार हुआ करती थी, और राजेंद्र यादव के साथ नई कहानी वाला जो एक आंदोलन कथित रूप से हिंदी में चला था, उसके लिए वो जानी जाती हैं।
उसकी एक पोर्शन के रूप में उनकी किताबें भी जानी जाती हैं। तो आपका बंटी और महाभोज नाम के जो दो प्रसिद्ध उपन्यास उनके थे, उनमें से जो ये महाभोज नाम का उपन्यास था, इसकी याद बिल्कुल आ जाती है। महाभोज नाम के उपन्यास की कहानी ये होती है कि विशेषर नाम के एक दलित युवक का शव मिलता है और गांव की कहानियां जो शहरों तक नहीं पहुंचती या शहरों में चर्चा उसकी नहीं होती, अचानक से शहरों से नेता, मंत्री, अखबार के लोग, सारे लोगों की गाड़ियां जो है वो गांव में पहुंचने लगती हैं और विशेषर की हत्या क्यों हुई थी, कैसे सारा कहानी हुआ था, ये सारी कहानी वो बताती है। तो ये जो महाभोज नाम की किताब है, ये किताब आधारित थी बेलछी नरसंहार पर। अब बेलछी नरसंहार क्या था? तो बेलछी नरसंहार वो वाला नरसंहार था जिसमें इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ करके आई थी और उसकी तस्वीरें आप लोगों ने, सब लोगों ने इंटरनेट पे काफी देखी होंगी। उसके बाद से जो है वो चुनाव की दिशा बदल गई थी और जो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार रही थी, वो चुनाव वो जीतने लगी थी। तो ये बेलछी में जो हाथी पर बैठ के जाना था, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो बेलछी में ये जो सिंहेश्वर पासवान मारे गए थे, इनको मारा था कुर्मी जो समुदाय थे वहां के, उनको उन्होंने मारा था, ऐसा माना जाता है। तो उस दौर में वहां पर जो जिन कुर्मियों का दबदबा होता था वो होते थे जैसे कि महावीर महतो, इंद्रदेव चौधरी, परशुराम धानुक, ऐसे नाम जो थे वहां पे उस समय में चलते थे बड़े अपराधियों में। तो ये कहानी जो थी, इसको उठा करके बाद में जब नैरेटिव सेट किया गया तो सवर्ण वर्सेस दलित किया गया। अब सवर्ण वर्सेस दलित क्यों किया गया? इसके पीछे कहानी यह है कि सवर्ण वर्सेस दलित इसलिए हो गया क्योंकि 1990 में जब तक मुख्यमंत्री बने तब तक लालू यादव तो सवर्ण थे। 1990 के अक्टूबर के दौर में मुख्यमंत्री उनके बन जाने के करीब 6-8 महीने बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो लागू हुई और उसके बाद जो है लालू यादव जो है वो अचानक से दलित हो गए, पिछड़े हो गए, वंचित और शोषित हो गए। उससे पहले तक वो वही सवर्ण थे जो दलितों का शोषण करता है। तो दलितों का शोषण का जो मामला आप देखेंगे तो उसमें आपको बार बार ये चीज नजर आएगी कि प्यादो जब फर्जी भयो वाली जो रहीम का दोहा होता था, वो दोहा यहाँ पे संभवतः लागू होता है। पुराने दौर के जो परंपरागत रूप से जो लोग सामंती पोजीशन में थे, ऐसा माना जाता है। हमारा जो साहित्य होता है उसमें, हमारा जो समाजशास्त्र नाम का साहित्य होता है उसमें भी, तो जो जिन सवर्णों को मुख्य रूप से माना जाता है कि ये लोग पहले से जमींदार या सामंत या ऊंची पदों पर थे, उन लोगों को आप पाएंगे कि इन पर जो SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं वो ना के बराबर हैं। और इसकी तुलना में जो SC/ST एक्ट के मामले आप देखेंगे OBC कम्युनिटीज पर हैं। तो 80% से अधिक मामले SC/ST एक्ट के जो आरोपी हैं उनको अगर आप देखेंगे तो SC/ST एक्ट के आरोपी 80% से ऊपर जो है वो आपको इसी समुदाय से मिलेंगे, जो आज OBC में गिना जाता है। मतलब लालू यादव की तरह जो सवर्ण होकर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल बीतते बीतते जो है वो अपने आप को पिछड़ा घोषित कर लेते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये चल रहा होता है। अब इसकी वजह से जो आपको नजर आ रहा होता है वो ये नजर आ रहा होता है कि जिसको आप मोकामा में देख रहे हैं वो आदमी कोई बहुत साधु सज्जन आदमी नहीं था भाई, कोई गांधीवादी नहीं था, टाल का बादशाह कहा जाता था उसको। जी बिल्कुल ठीक बात है। वो अपराधी था, कुख्यात था और आजकल बिहार की राजनीति को बदलने आए प्रशांत किशोर पांडे का बड़ा वर्कर था, लेकिन उसका अपराधी होना उसकी हत्या को जायज नहीं ठहराता था। आपकी पुलिस के सम्यपन को इससे हटा नहीं जा सकता। तो अगर अगर थाने में जाकर के ये सवाल आप दोहरा दे ना, तो थाना इंचार्ज आपको कह देगा कि गुंडों की सुरक्षा का ठेका नहीं लिया है साहब, हमें भर्ती किया गया है आम जन की सुरक्षा के लिए। गुंडों की सुरक्षा करना ये तो मेरे वादे में कहीं था ही नहीं, SOP में भी नहीं लिखा होता। थाना इंचार्ज अपना SOP जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थाने का, वो उठा करके आपके सामने रख देगा। जो पुलिस मैनुअल होता है वो भी उठा के सामने रख देगा। जब तक अरेस्टेड ना हो, गिरफ्तार ना हो ना उस अपराध कर्मी का, किसी अपराध कर्मी का या किसी आरोपी की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के ऊपर तभी आता है जब वो अरेस्टेड हो, उससे पहले तो आता ही नहीं है। नहीं, ठीक बात है, एकदम मान लिया। तो तकनीकी रूप से वो आपको ना कह सकता है। नहीं नहीं, वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट इस देश के थाने में एक आम आदमी अगर सवाल करने पहुंचे
तो उसका क्या होगा ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? उसमें भी आप बिहार के थाने में जा रहे हैं। जय हो। इसीलिए आपको दोबारा ला रहा हूं उसी जगह पर। मैं मानता हूं इस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जो 25-26 छोटे मोटे कोर्टे हैं हर एक राज्य में, जिनको हाई कोर्ट्स कहा जाता है, वो अगर ढंग से काम करते, इस देश की जुडिशरी अगर एक भभकता परनाला बंधा बदबूदार गंधाता नाला नहीं रहती, तो ये दुलार चंद यादव से लेके पप्पू यादव से लेके और तमाम लोग ना तो चुनाव लड़ पाते और न ही बाहर रहते। ये हिंस्र पशु हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, सूरजभान हो, अनंत सिंह हो। लेकिन बिहारी जनता की मानसिकता देखिए, इन लोगों को जोकर बना दिया है साहब। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा कि एक बड़ा ठीक ठाक तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार मुझे कह रहा है, मेरा जूनियर, की अनंत सिंह की बाइट बहुत मजा देती है। अरे तुम दिल्ली में बैठ के अनंत सिंह की बाइट से मजा ले रहे हो, और अनंत सिंह क्या कर रहा है मोकामा में, बेगूसराय में, यहाँ कोई आदमी मर गया, यहाँ कोई आदमी मर गया, जाओ उसके घर वालों को बोलो कि मजा आता है उसकी बाइट देखने में। अद्भुत। कोई कह रहा है कि वीरेंद्र, वही उसने अपने नाम में जबरन भाई लगा रखा है, ये 2 कौड़ी का टुच्चा वीरेंद्र गालीबाज, इसकी बाइट में मजा आता है। ऐसा ही करके आप लोगों ने लालू प्रसाद नाम के माफिया को, खूरेज को, आपने 20 वर्षों तक इस राज्य की छाती पर मूंग डालने छोड़ा। आपके नायक कौन कौन प्रायोरिटी देखिए, बिहार के लोगों की प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। दरअसल आप मजे लेने के लिए अपना विधायक नहीं चुनते, वो 20 साल के लिए नीतियां बनाता है। जो नीतियां बनती है, एक बार कोई नीति अगर बन गई, एक बार कोई पॉलिसी अगर बन गई, तो उसका असर बहुत कम देर के लिए भी पड़ेगा ना, तो 20 साल के लिए पड़ेगा असर। आपकी अगली पीढ़ियों पे उसके मामूली से फैसले का असर होने जा रहा है, ये चीज लोग भूल जाते हैं। तो आनंद ब्रो, उस फैसले करने एंटी ब्रो, इसमें एक दो चीजें और जोड़ देता हूं मैं। आपको रोक नहीं रहा हूं, आपके लिए 2-3 पॉइंटर्स दे रहा हूं। इस देश के लोग, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहते हैं यहाँ का नाला और खरंजा नहीं बना है। जब विधान पार्षद जाता है प्रचार करने तो उससे कहते हैं कि इस देश में संसदीय कानून ठीक नहीं है। आपको नहीं नहीं, लोकतंत्र का बेसिक ही नहीं पता है साहब। कितनी मजेदार चीज है कि यहाँ पर साला कोई, खैर इसको भी एडिट करना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पर कोई विधायक आता है, या मतलब बिल्कुल छोटे रैंक का, समझ लीजिए कि वो पंचायत का चुनाव जो जीतता हो, वो आता है और कहता है कि वक्फ बोर्ड का कानून बदल देंगे। अबे संसद से पास हुआ है यार, थोड़ा तो तरस खाओ। वो कहता है, ये भी मजेदार नहीं है। यहाँ की जनता उस बात को मान भी लेती है, और खासतौर से नालायक जिहादी मान लेते हैं। ये तो और मजेदार है। हालांकि जहालत और मोहम्मदन का आपसी रिश्ता आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि एक मोहम्मदन जहां खड़ा हो जाए वहां जहालत की जहालत होगी, ये तो तयशुदा बात है। और ऐसा मैं किसी वर्ग का अपमान करने नहीं कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, आप सिर्फ सोचिए, और ये बड़ी गंभीरता से और बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति ने अगर यह मान लिया है कि 1400 वर्ष पहले या 600 वर्ष पहले या 1200 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले अभी की तमाम परिस्थितियों का निराकरण कर, तमाम चीजों का आकलन कर एक आसमानी किताब बना दी गई है जिसके सॉफ्टवेयर से ही चलना है, जब रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है साहब, जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। इसलिए चाहे वो जिहादी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, जो भी कहता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये अंतिम है, तो भाई आप जाहिल हो। क्योंकि मानवीय क्षमताएं तो आपने देखी ही नहीं है, समझी ही नहीं है। मानवीय क्षमताएं तो लगातार बढ़ती हैं, लेकिन हम लोग हारमोनियम लेकर इतना दूर तक चले गए। अब मैं एंडी ब्रो को वापस लेके आ रहा हूं। देखिए दर्शकों, दुलार चंद की हत्या से, इस पर हमारा और एंडी ब्रो का मतभेद है। मुझे लगता है कि वो चाहे जघन्यतम अपराधी था, लेकिन इससे उसकी हत्या का लाइसेंस नहीं मिलता साहब।
आपकी पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन को इससे ढका नहीं जा सकता। हालांकि अभी तो केंद्र केंद्रीय चुनाव आयोग का शासन है, तो फिर अब बात तो उन पर जाएगी। लेकिन बिहार जो बूथ कैप्चरिंग के लिए बड़ा मशहूर रहा है, थोड़ा उसके इतिहास को जान ले। बूथ कैप्चरिंग स्वर्ण काल रहा कब से कब तक? 1980 से 95 तक। किसकी सत्ता थी? अब तो आप जानते ही हैं, उसी की सत्ता थी जो आपके हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहा है, जो सुशासन का वादा कर रहा है, जो कह रहा है कि वह बिहार में क्राइम नहीं होने देगा। हंस लीजिए साहब, हंस लीजिए। ये शुरू कब हुआ था? 1984 में कांग्रेस नेता नगीना सिंह को चुनावी रैली के दौरान मार दिया गया था। 1990 में जनता दल का विधायक था अशोक सिंह, उसके घर पर हमला हुआ और उसको मार दिया गया। और कितने बूथों पर दोबारा मतदान हुआ था आपको पता है? 1995 में 200 से अधिक बूथों पर, क्योंकि गुंडों ने वहां के मतपत्र लूट लिए थे। बिहार में वोट पड़ता नहीं था साहब, वोट डलवाया जाता था। कुछ गरीब लोग हमारे जैसे जब जाते थे वोट डालने तो कह दिया जाता था, हो गई जाई, वोट जाइए भौकल जाइए। जाओ। बूथ कैप्चरिंग इतनी आम बात थी कि लोग कहते थे कि नेता का गुंडा ही उसका असली चुनावी एजेंट है। ये दौर हमने देखा। और लालू यादव के शासनकाल में तो भाई साहब भूल ही जाइए, जब जंगल राज का स्वर्ण काल था, जहां अपराधियों को ही टिकट मिलता था, जहां शहाबुद्दीन, सूरजभान, अनंत सिंह, तस्लुमुद्दीन, आप नाम लेते जाइए, अनिल पांडे, हुलास पांडे, फला पांडे, चिल्ला पांडे, हई तेली, हऊ साहू, कोई जाति और कोई वर्ग नहीं बचा था। इल्हामी समुदाय से लेकर हिंदू संप्रदाय तक कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जहां ये नहीं हो रहा था। अपहरण, उद्योग, रंगदारी, फिरौती, बिहार में चुनाव का मतलब खून, डर और सौदेबाजी, उससे निकले थे और फिर वहीं पहुंच गए एनडी ब्लॉक। इसको कैसे कहते हैं? इस पर आइए। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बोलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, मगर लोगों ने उस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। जैसे कि शुरू से, बहुत पहले, बहुत शुरू से हम कहते रहे हैं कि ये जो प्रशांत किशोर का कैडर आपको दिखता है, ये कोई कैडर, कोई अनोखा कैडर नहीं है। ये, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। पुराने वीडियो में अगर लोग देखेंगे तो यहाँ तक कि जो आरजेडी चिट्ठियां निकाल रही होती थी ना, बार बार चिट्ठियां निकाल रही होती थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि इसके प्रशांत किशोर की रैलियों में ना जाए, प्रशांत किशोर के आयोजनों में ना जाए, इसके लिए चिट्ठियां 2 बार तो कम से कम मेरी जानकारी में है कि बकायदा चिट्ठियां निकली थी। तो उस जमाने से ही सारा का सारा आरजेडी का कैडर जो था ये उठ उठ करके जा रहा था प्रशांत किशोर के पास। तो प्रशांत किशोर का जो जमीनी कैडर है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राजद के पुराने कार्यकर्ताओं का है। ये हम बहुत पहले से कहते रहे, और जो भी आदमी मतलब राजनीति को जमीन पर उतर करके देखता है, ऐसा नहीं कि पटना में अपने ऑफिस से बैठ करके आपने एक रिपोर्ट लिख दी। सचमुच अगर आप जा करके देखने के आदी हैं या फील्ड में घूमने की आपको आदत है, तो आपको ऐसे ही पता होता है कि फला आदमी जो है ना, ये चेहरा जैसे ही उसका दिखता है, उसका गमछा दिखता है ना, आप अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा, इसको देखा था फलानी जगह, फलानी रैली में, ये फलानी पार्टी के साथ है जुड़ा हुआ। अच्छा, ये वाला आदमी जो है ये फलानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिखा था। तो आपको अंदाजा रहता है कि ये आदमी आपके सामने जो खड़ा है ये कौन से राजनीतिक दल का है, अगर आप लगातार घूम रहे हैं बिहार में तो हम लोगों को बहुत आसानी से अंदाजा हो जाता था। जोकीहाट वगैरह के इलाकों में अगर आप देखिएगा, प्रशांत किशोर की जो बड़ी बड़ी रैलियां आपको होती हुई दिखाई देती है, जिसको सीमांचल कहा जाता है, इन सभी जिलों में अगर आप देखिएगा तो वहां पर जो रैलियों में लोग आ रहे हैं, जो वहां पे कार्यकर्ता नजर आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आरजेडी के पुराने कार्यकर्ताओं का है। और स्थानीय छोटे अपराधी जिनको कहा जाता है ना, जो सड़क छप मोहल्ले लेवल का गुंडा होता है, उसमें से हर एक, करीब करीब हर एक प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर की रैलियों में आपको दिख जाएगा। तो ये स्थिति है। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को लेकर के जब आप चुनाव में उतरेंगे तो जो स्थापित गुंडे हैं, जो पहले से सोच रहे हैं कि भैया मैं तो स्थापित यहाँ का, इस इलाके का दबंग हूं, रंगबाज हूं, उसे दिक्कत होगी। फिर आपस की लड़ाइयां होंगी और युवा वर्ग के लड़कों को आप रोक लेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, अनंत सिंह वाला मामला, इसमें एक नाम होता है सोनू मोनू गिरोह।
तो वो भी दिखेगा, अभी तक दिखा नहीं है, इस चुनाव के बीतते बीतते वो भी नजर आ जाएगा, तैयारी कीजिए। तो आप भयावह अपराधों की जिनकी बात कर रहे हैं, सचमुच जमीन पे उतर करके अगर देखा है तो उसको नाम भी पता है पत्रकारों को, और जो सचमुच जमीन पर उतर के देखने वाले पत्रकार है उनका अगर साहस हुआ और उनके संपादक महोदय ने हंटर नहीं चलाया तो वो बता भी देंगे आपको ये सारे नाम। और ये सारे नाम जो हैं ये बदली हुई राजनीति जो प्रशांत किशोर की है उसमें शामिल हुए हैं, और शामिल होकर के बदले हुए चेहरे के साथ, पीले गमछे के साथ, हरे के बदले गमछा जो है वो पीला हो गया है, हरा गमछा उतार के उन्होंने रख दिया है, पीला गमछा डाल करके अब सामने आ गए हैं। मतलब इसका थंबनेल बना दिया जाए, राजद के गुंडे अब, क्या नाम है उनकी पार्टी का, जनसुराज में, आज जनसुराज। तो गांधी यही जी की ना। तस्वीर करके, नहीं तो गांधी जी की तस्वीर लगा के करने की जो मजेदार हरकत है ना उससे भी तुलना कर लीजिए। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बारे में तो सब लोग मानते हैं कि गांधी जी का आंदोलन था, ये भी मानते होंगे कि बड़ा अहिंसक आंदोलन था। तो पटना में जो संग्रहालय होता है, बिहार में हम यहाँ पटना में हेरिटेज वॉक करवा रहे होते हैं, तो उसके बहाने, हेरिटेज वॉक के बहाने कई बार लोगों को दिखाया है, इसलिए हमें अच्छी तरह पता है कि पोस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। तो पटना में ठीक गांधी मैदान में जो गांधी म्यूजियम है ना, उस गांधी म्यूजियम में अंदर जाइए, अंदर जाइएगा तो आपको बड़ी सी एक तस्वीर दाहिने साइड वाले दीवार पे लगी हुई नजर आएगी, और उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 1942 में बिहार में 219 थाने होते थे। कुल थानों की संख्या 219 थी, और 219 के 219 थानों पर हमले हुए थे। आप कह रहे हैं 219 थाने थे किसी राज्य में, उन सभी थानों पर हमला हुआ था। जनता ने, भीड़ ने हमला किया था, कुर्सी टेबल तोड़ा गया था, झंडा वंडा उतारा गया था, आग लगा दी गई थी कई में। और इस आंदोलन को आप कह रहे हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था। इस हिंसक आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे वो लोग भाग भाग के छुपे कहाँ थे? उनमें से अधिकांश की तो जीवनी में लिखा हुआ है कि गांधी जी के आश्रम में छुपे हुए थे। कोई वर्धा में बैठा हुआ था जाकर के। 90% लोग जो उस समय में वर्धा में बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे वर्धा? गांधी जी वर्धा में रहते थे। 1936 में गांधी जी ने जब कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था उसके बाद से वो वर्धा में रहने लगे थे। इसीलिए 1942 के जितनी मीटिंग्स हैं उन मीटिंग्स का देखिएगा कि वो मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं, तो साबरमती के आश्रम में नहीं हो रही होती थी वो मीटिंग्स, वो मीटिंग वर्धा के आश्रम में हो रही होती थी, क्योंकि गांधी जी रिजाइन कर चुके थे कांग्रेस से और दोबारा उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। तो ये सारा कुछ जो इतिहास में नैरेटिव में घुसा दिया गया है कि अहिंसक था, तो वही वाला जो अहिंसक वाला था उसको फटाक से प्रशांत किशोर ने कॉपी किया। गांधी जी के चश्मे वाली जो तस्वीरें थी वो सब कुछ जनसुराज नाम जो है ना, वो नाम भी जो है वो सीधे सीधे कॉपी किया हुआ है। ये नाम ही सीधे सीधे जो है गांधी जी की किताबों का है। हिंद स्वराज नाम की उन्होंने किताब लिखी थी, और हिंद स्वराज का नाम जो उन्होंने लिया था तो उसके बाद स्वराज को वो धीरे धीरे जो है वो जन सामान्य की भाषा में सुराज कहने लगे थे। अच्छा राज्य आएगा, सुराज आएगा। तो इसको, और अपने सारे हिंसक जितने गुंडे बदमाश थे उनको गांधी के चश्मे और पीले गमछे के पीछे छुपा करके शरीफ आदमी बना दिया है। अब ये सब जब चुनाव में उतरे, और पहले वाले जो गुंडे हैं वो पहले से मौजूद हैं ही, उनको किसी ने हटाया नहीं है। अगर 2005 में जब थोड़े समय के लिए, जब नीतीश बाबू 2001 में, सॉरी 2001 में जब थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन के लिए जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश बाबू, तो उस समय नीतीश बाबू के बगल में तस्वीरें जो हैं, फोटो जो है, उसमें कौन कौन लोग नजर आते हैं वो देख लीजिए जरा। सूरजभान सिंह किसके बगल में खड़े हैं? नीतीश बाबू के बगल में तो खड़े दिखाई देते हैं। कौन कौन नहीं है? कौन सा बिहार का बाहुबली था जो उस तस्वीर में नहीं दिखाई देता है? कहिए तो वो तस्वीर हम उठा करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, देख लेंगे लोग, तसल्ली कर लेंगे। तो पुराने वाले जो थे वो सबके सब यहाँ जितने राजनीतिक दल थे उनके साथ पहले से थे। इन सबको पहले से हम लोग कह रहे थे कि भाई ये अगर रहेंगे राजनीति में, ये अगर चुनाव में उतरेंगे तो हिंसा होगी ही होगी। और ये हम लोगों ने किसी एक के लिए कहा है, ऐसा तो है नहीं कि फलाने का गुंडा शहाबुद्दीन है तो उसे गालियां दो, और हमारा वाला जो है वो अपना अपने पक्ष का है अनंत सिंह तो उसे मत कहो अपराधी। ऐसा तो है नहीं। इन सभी लोगों के लिए कहा था
लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो अब जो नतीजा है वो सिर्फ नजर आना शुरू हुआ है, और ये तो सिर्फ ठीक शुरुआती दौर। ठीक बात, ये सिर्फ शुरुआती दौर है। लेकिन 2005 का जो दौर था, 1980 से 95 जो बूथ कैप्चरिंग का दौर था, उसके बाद 2005 तक जो दौर चला, जो काला दौर चला जंगल राज का, जब बूथों पर बंदूकें होती थी, थानों में डर होता था और सड़कों पर लाशें होती थी, और ये था लोकतंत्र का स्थानीय संस्करण। क्या बिहार फिर से लोकतंत्र के उसी स्थानीय संस्करण को जीने और रचने जा रहा है? 2005 के बाद कुछ उम्मीदें जगी थी, 20 वर्षों तक वह उम्मीदें जगी रही। चुनाव आयोग ने सख्ती की, शायद बहुत तेरे लोग भूल गए होंगे, लेकिन जरा राजेश्वर राव नामक व्यक्ति को गूगल कीजिएगा, पता चलेगा तब कि इस माफिया लालू प्रसाद का चेहरा कितना खतरनाक है, और आप जिस तेजस्वी पर लहालोट हो रहे हैं, वह उसी विष वृक्ष की एक बेल है, एक शाखा है। हाल के दिनों में प्रशासनिक तेवरों में कमी आई, गुंडाई खत्म नहीं हुई, शब्द बदल गए, चेहरे बदल गए, तरीका बदल गया। अब अपराधी नेता नहीं बनते हैं, वे नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं। सूरज भान की पत्नी लड़ रही है, आनंद मोहन का बेटा लड़ रहा है, शहाबुद्दीन फौत हो गया, उसने अपनी विरासत उसामा को सौंप दी। और कितने नाम गिनाओ। सुनील पांडे खुद नहीं लड़ रहा है, उसने भी अपने किसी को खड़ा किया है। अनंत सिंह खुद लड़ रहा है। पप्पू यादव खुद माननीय सांसद है, जो खुलेआम इस बार भी चलिए, वोट के समय नोट बांट रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद बिहारियों, आपके कानों पर जू नहीं रेंगती। बिहार का दुर्भाग्य होगा अगर आप अभी भी नहीं चेते, और अभी भी मैं नहीं बताऊंगा कि आप किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, चाहे प्रलय काल आ जाए, ये मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं मैथिल हूं। लेकिन मैं उन गर्वीले मैथिलों में नहीं हूं जो एक सीट पर किसी बच्ची के खड़ी होने पर कह रहे हैं कि वह बाहरी है, लेकिन वही गर्वीले मैथिल दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव नामक गुंडे को जिताते रहे हैं। वही बाहरी और बिहारी, जो 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं, जब आपको बिहारी कहा जाता है, बाहरी कहा जाता है बिहारियों, तो कितना मजा आता है। तो मैं उन गर्वीले बिहारियों में भी नहीं हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं संतप्त हूं, इसलिए मैं चिंतित हूं, इसलिए मैं आक्रोशित हूं, और इसीलिए मैं दग्ध हूं। और ये आखिरी सवाल आप लोगों के पास छोड़ कर जा रहा हूं, आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? आप किनको चुनना चाहते हैं? विकल्प आपके पास बहुत सीमित हैं, लेकिन उन विकल्पों में कैसा प्रयोग कर पाते हैं, कैसे लोगों को जिता पाते हैं, इस पर बिहार का मुस्तकबिल, बिहार का भविष्य, बिहार की डेस्टिनी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस बार का चुनाव चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव बिहार के लिए एक नई दिशा पकड़ने का वक्त है। फिलहाल इतना ही। एंडी ब्रो, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बीच बीच में मैंने कई बार रोका, पकड़ा, हारमोनियम छीन लिया, इस सब के लिए दर्शकों, श्रोताओं, आप लोगों की नाराजगी भी मुझे झेलनी पड़ती है, लेकिन वो भी आशीष है। आप जैसे व्यालोक वाणी को अभी तक स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज दीजिए। थोड़ा सा आप लोग अभी इस बीच कंजूसी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसको बढ़ा दीजिए साहब। लाइक्स की संख्या आप जितना बढ़ाएंगे, हमारी आवाज उतनी बढ़ेगी। लाइक्स और सब्सक्रिप्शन शेयर भी करते रहें, और बेल आइकन तो दबा ही लें। जी, फिलहाल इतना ही, दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। श्री राम।